अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स की जो है फ़र्ज़न एक-एक करके जो है हम आपसे शेयर करूं, उसकी करैक्टरिस्टिक उसकी प्रॉपर्टीज़, तो क्यों ना पहले एक होम्योपैथी का जामिया तारुफ़ हो जाए उन दोस्तों के लिए भी जो है होम्योपैथिक से नावाकिफ़ हैं या इसके तरीक़े इलाज के बारे में नहीं जानते। तो एक छोटा-सा मुख्तसर कम्प्रिहेंसिव लेक्चर है। तो जो है लेक्चर पूरा सुनिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा, बहुत ही अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। एक मशहूर जो है ना यूनानी जो है मुआलिज और एक जो हम कह सकते हैं फ़िलासफ़र जो था, बुकरात जिसको कहा जाता है, हिप्पोक्रेट, उसने ये नतीजा अख़ज़ किया कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के 2 तरीक़ा इलाज हैं। एक तो ये है कि जिस्म में जो अलामात पाई जाती हैं उनकी जो ज़िद है या उनका जो उलट है वो ख़ुसूसियत जो है ना बॉडी में पैदा किए जाएँ जो उससे कंट्रास्ट हों। यानी अगर किसी को सर्दी लग रही है या जिस्म में जो है सर्दी जैसी अलामात पैदा हो रही हैं, उसके जो बॉडी काँप रही है, उसका ब्लड प्रेशर गिर रहा है या जो साँस है वो उसमें आप कह सकते हैं कि जो है ब्रीथिंग रेट कम हो रहा है, तो उसको जो है वो गर्म तासीर रखने वाली अद्वियात दी जाती हैं और ऐसी दी जाती हैं जिससे उसके जो है वो ब्लड प्रेशर रेज़ करेगा, बॉडी में हरारत पैदा होगी और जो सिम्पटम्स जो बीमारी का सबब बन रहे थे उनको ख़त्म किया जाएगा। तो ये तरीका इलाज जो है तिब्बी तरीका इलाज है जिसको हम हिकमत भी कहते हैं। और एक दूसरा तरीका जो उसने दरियाफ़्त किया वो ये किया कि किसी भी बीमारी को ख़त्म करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि ऐसी अद्वियात को इंतहाई कलील मिक़दार में और जो है नहायत आप कहने के लिए लतीफ़ या जो है ना बारीक करके जब हम दें या थोड़ी-थोड़ी क्वांटिटी में यूज़ करवाएँ, तो वो अद्वियात जो है ना जिस्म में एक मसनूई कैफ़ियत पैदा करती हैं जो सिमिलैरिटी रखती हैं उन अलामात से जो बीमारी की हैं। जिससे क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है उस जो है ना मसनूई या जो वक्ती तौर पर थोड़ी-सी कैफ़ियत जिस्म में उस दवाई के असर से पैदा हुई होती है ना उसके अगेंस्ट रेज़िस्ट करती है। एक्चुअल अलामात जो है बीमारी की उनको भी रेज़िस्ट करती हुई ख़त्म कर देती है और फिर जो है वो पेशेंट सेहतयाब हो जाता है। तो इस सिलसिले में ना 17th सेंचुरी में ना एक जर्मन डॉक्टर थे एलोपैथिक सर हनीमैन, वो मुख्तलिफ़ पेशेंट का हॉस्पिटल्स में इलाज भी करते थे और अक्सर जो है ना वो जो है मेडिकल बुक्स की ट्रांसलेशन भी करते होते थे डिफरेंट लैंग्वेजेस में। और वो ना उस दौर में जो है इस चीज़ से अक्सर जो है परेशान रहते थे क्योंकि उनका नॉलेज लिटरेचर उस वक्त के बहुत ज़्यादा था और उस वक्त के वो बहुत नामी-गिरामी डॉक्टर्स की जो है लिस्ट में उनका शुमार किया जाता था। तो लिहाज़ा वो मुख्तलिफ़ जब बुक्स पढ़ते थे और रिसर्चेस करते थे तो उन्होंने एक चीज़ देखी कि हम जो अक्सर उस वक्त के जो डॉक्टर क्लेम करते थे कि जी ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छी है और नई मेडिसिन निकली है जी, बहुत बेहतरीन इलाज है। तो जब उसको यूज़ करवाया जाता था तो थोड़े ही अरसे बाद ना वही फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ जो हैं या जो हैं डॉक्टर्स जो हैं वो एक नई मेडिसिन लेके आते थे और कहते थे कि पिछली मेडिसिन में ये ख़ामियाँ थी और ये कमी थी और अब हमने ये नई मेडिसिन बनाई है और ये बहुत इफ़ेक्टिव और अच्छी है। तो लिहाज़ा वो जो है ना उससे सैटिस्फाइड नहीं होते थे उन मेडिसिन से। 1790 में जो है सर हनीमैन जो है वो एक स्कॉटिश फिज़िशियन है सर कुलेन, उनकी बुक का जब ट्रांसलेशन कर रहे थे तो उसमें उन्होंने पढ़ा कि जो क्विनीन है वो मलेरिया का इलाज करती है। तो जबकि और उस दौर की एक बेहतरीन दवाई है, लेकिन फिर भी वो सैटिस्फाई नहीं थे इसके रिज़ल्ट्स के हवाले से। लिहाज़ा उन्होंने जो है ना यही मेडिसिन का जो एक्सपेरिमेंट किया और कुछ दिनों तक ना मुसलसल क्विनीन को यूज़ करते रहे, खाते रहे, तो उन्होंने देखा कि उनकी बॉडी में मलेरिया जैसी कैफ़ियत ही पैदा हो गई हैं और वही अलामात और सिम्पटम्स पैदा हो रहे हैं जो कि एक मलेरिया पेशेंट में होते हैं। तो जब उन्होंने वो खाना छोड़ दी तो आहिस्ता-आहिस्ता वो अलामात ख़त्म हो गई। इसी तरह पे उन्होंने मुख्तलिफ़ जो है दीगर जो मेडिसिन्स हैं और हर्ब्स हैं उनको भी यूज़ किया और जो है सेहतमंद लोगों को जब उनका इस्तेमाल शुरू कर दिया तो उन्होंने देखा कि जिन बीमारियों के लिए वो हर्ब्स यूज़ होती थी जब सेहतमंद हालत में खिलाई जाएँ तो वही अलामात या कैफ़ियत बॉडी में पैदा कर देती हैं, जिससे उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम की बुनियाद रखी। होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम जो है वो बेस करता है सिमिल या सिमिलस क्यूरेंचर पे, यानी लाइक क्योर लाइक्स। सर हनीमैन ने मुख्तलिफ़ मेडिसिन जब आम लोगों को यूज़ करवाई, डिफरेंट लोगों को एक ख़ास जो है ना नंबर ऑफ़ पर्सनस को, तो उनमें जो वो मेडिसिन यूज़ करने से जो अलामात सिमिलर्स पैदा हो रही थी उनको वो लिख लेते थे और उसके बाद जो है ना उससे उन्होंने एक मटीरिया मेडिका बनाया और फिर जब उनके पास जो पेशेंट आते थे उन्होंने उनको इसी तरह मुख्तलिफ़ मेडिसिन की पोटेंसी बना के जब यूज़ करवाई तो वो देखा कि वो बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं और सेहतयाब हो रहे हैं।
फिर उन्होंने मुख्तलिफ बुक्स लिखी होम्योपैथिक के जो है लॉ थ्योरीज़ और कंसेप्ट्स की, और फिर उसके बाद ये आज जो है तकरीबन सारी दुनिया में जो है बेहतरीन तरीका इलाज माना जाता है और इसको यूज़ किया जाता है। होम्योपैथिक में बेसिकली जो है ना हम किसी भी जो पेशेंट है उसके सिर से लेके पाँव तक जो है ना, जिसमें माइंड, हेड, आइज़, नोज़, उसके अलावा जो है उसका एब्डोमिनल सिस्टम जो है, उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, उसका यूरिनरी सिस्टम जो है, और उसकी जो है जेनिटल डिजीज़ भी हैं, इन सब की, और उसकी स्किन जो उसके जिस्म पे हम कहने के ज़ाहिरी अलामात, और उसके अलावा जो पोशीदा अलामात हैं, उन सब की एक जो है ना लिस्ट लेके हम ना पेशेंट के देखते हैं कि मर्ज़ क्या है पहले, और हमें पेशेंट में जो अलामात मिलती हैं फिर उसकी जब सिमिलर रेमेडीज़ को हम सर्च करते हैं डिफरेंट मेडिसिन्स को, तो हमें 4 या 5 या 6 मेडिसिन्स उस पेशेंट से मैच मिल जाती हैं। फिर उन 6 मेडिसिन्स को हम फ़र्दन जो है ना एक अच्छा होम्योपैथ डॉक्टर जो है वो स्टडी करता है और देखता है कि इन अलामात में से जो ज़्यादा करीबी मेडिसिन कौन सी है। फिर ये भी देखा जाता है कि जो अलामात हैं पेशेंट की वो किस वक्त ज़्यादा हो रही हैं और किस वक्त कम हो रही हैं, और किन चीज़ों या असबाब की वजह से वो ज़्यादा हो जाती हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि हरकत करने से ज़्यादा हो रही है, या बैठे रहने से जो है वो बेहतर फ़ील कर रहा है, या बैठे रहने से जो है ज़्यादा अलामात हो रही हैं, हरकत करने से बेहतर फ़ील कर रहा है। इंडोर या आउटडोर का फ़र्क इस या डिफरेंट जो है ना हम कह लें कि अवामिल को मद्देनज़र रखते हुए दवाइयों को हम फ़िल्टर करते जाते हैं और आखिर में 1 या 2 जो रेमेडीज़ है ना जो बिल्कुल एग्जैक्ट पेशेंट के जो है सिम्पटम से मैच कर जाती है वो उसको यूज़ कराई जाती है, जिससे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है ना सोर्सेज़ की बात की जाए तो इसके 3 सोर्सेज़ ऑफ मेडिसिन है। सबसे पहले प्लांट्स किंगडम आएगा जिसमें मुख्तलिफ हर्ब्स और जो है आप कह लें हर्ब्स जो प्लांट्स जो है उनको यूज़ किया जाता है। सेकंड किंगडम जो है वो एनिमल किंगडम कहलाता है। इसमें जो है मुख्तलिफ जो है इंसानों या हम कह सकते हैं जानवरों की जो है या परिंदों की या हशरातुल अर्ज़ उनकी मुख्तलिफ सीक्रेशंस या एंजाइम्स या हम कह सकते हैं हार्मोन्स को लेके या उनके जिस्म में जो है बीमारी की हालत में जो जरासीम या जो आप कह लें कि सब्सटेंसेस या टॉक्सिन्स पैदा हो जाते हैं उनको लेके जो है ना उनकी निहायत डाइल्यूट कर के जो है फिर पोटेंटाइज कर के मेडिसिन तैयार की जाती है। थर्ड जो किंगडम है वो मिनरल्स किंगडम कहलाता है जिसमें मुख्तलिफ जो है मिनरल्स वगैरह आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक पोटेंसीज़ की। तो होम्योपैथिक पोटेंसीज़ जो है सबसे पहले जो है किसी भी सब्सटेंस को लेके ना जो है उसको अल्कोहल में या जो है पानी में जो डाइल्यूट करके या हल पजीर करके उसका एक मदर टिंक्चर बनाया जाता है, जिसको मदर टिंक्चर इसलिए कहते हैं कि वो उसकी जो बेसिक फॉर्म है ना या क्रूड फॉर्म उसमें है। उसमें अगर आप मुख्तलिफ मेडिसिन देखेंगे तो आपको उनका कलर भी अलग नज़र आएगा और उनकी जो स्मेल है या उनका टेस्ट भी डिफरेंट होता है और आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, चख के बता सकते हैं कि जी इनमें क्या फ़र्क है। उसके बाद जो है ना हम जब एक हिस्सा उस मदर टिंक्चर का लेते हैं और 99 हिस्से जो है ना इसको हम कहते हैं व्हीकल या डाइल्यूशन। तो व्हीकल जो है उसमें अल्कोहल भी हो सकती है और उसके अलावा जो डिस्टिल्ड वाटर भी हो सकता है। तो जब 99 हिस्से वो और एक हिस्सा मेडिसिन लेंगे तो ये इसकी बन जाएगी 1C पोटेंसी। और फिर उस मेडिसिन को जो हमने एक हिस्सा जो है वो मदर टिंक्चर का और 99 हिस्से जो है वो व्हीकल के लेके बनाई थी, यानी हम कह सकते हैं 1C। तो उसमें फिर एक हिस्सा उसका लेते हैं और 99 हिस्से फिर व्हीकल का लेके हम 2C पोटेंसी बनाते हैं। इसी तरह जब हम पोटेंटाइज करते जब हम चले जाते हैं ना कह लें 30 पोटेंसी पे, तो वो जो है ना उसका 1/1000 हिस्सा बन जाता है, जो कि उसमें फिर जो है ना उसकी वो जो है फ़िज़िकल क्वांटिटी या सब्सटेंस जो है वो मॉलिक्यूलर लेवल पर या एटम लेवल पर भी अवेलेबल नहीं होता, लेकिन उस दवाई की जो तासीर है वो उस अल्कोहल में आ जाती है। लिहाजा उसको किसी भी लेबॉर्ट्री में या कहीं भी जब आप पैथोलॉजिकल लैब में टेस्ट करवाएंगे तो वो आपको 99.9% अल्कोहल ही मिलेगी, उसमें आपको वो मेडिसिन या वो हर्ब या वो मिनरल नहीं मिलेगा। लेकिन जब डिफरेंट मेडिसिन्स को जो कि फ़िज़िकली सेम है हम यूज़ करवाएं तो उनके असर डिफरेंट आएंगे, उनके रिज़ल्ट्स मुख्तलिफ मिलेंगे। तो जिससे ये नतीजा खुद किया जाता है कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो एक मटीरियल मेडिसिन नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल मेडिसिन है और वो हमारे जिस्म में जो है फ़िज़िकली अफेक्ट नहीं करती बल्कि हमारी जो है ना एक क्योरिंग पावर या क़ुव्वत शिफा को जो है वो मुतासिर करती है और उसको दुरुस्त करती है, उसको ताकत देती है, एनर्जी देती है, जिससे वो बीमारी के ख़िलाफ़ रेजिस्ट करती है मुकम्मल। तो होम्योपैथिक मेडिसिन जो है अगर हम इनको लो पोटेंसी में लें यानी हम 1x में 10x में या हम 12x तक लेते हैं तो इसका असर जो है ना वो सरफेस या लोकल लेवल का होता है।
अगर हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाना चाहते हैं, जैसे बदहज़मी है, जैसे कॉन्स्टिपेशन है, जैसे कोई स्किन डिजीज़ हैं, पैथोलॉजिकल चेंजेस को जो है क्योर करना चाहें तो हम फिर मदर टिंचर में या लोब टेंसिस में यूज़ करेंगे। और ख़ासतौर पर एक्यूट डिजीज़ में भी जो है लोब टेंसिस यूज़ की जाती हैं। उनका जो है असर है वो रैपिडली होता है, फ़ौरन होता है, उसके रिजल्ट्स भी विद इन आवर्स, विद इन मिनट्स मिलते हैं। और इस तरह की अलामात जैसे पेट में गैस हो जाना, कब्ज़ हो जाना, सिर दर्द होना या कोराइज़ा वगैरह, तो ये जो है ना पैथोलॉजिकल चेंजेस, इसमें आपको ज़ाहिरी तौर पे जो विद इन मिनट्स एंड आवर्स जो रिज़ल्ट मिलता है। और अगर हमने जो है फिजियोलॉजिकल चेंजेस या जो है वो हमें दरकार हैं, या हम जो है जिस्म के अंदरूनी तरफ से अगर हम कहते हैं कि राय रईसा है उनमें या मसाइल हैं या कुछ ज़हनी जो है बीमारियों के इलाज में यूज़ करें, तो फिर हम हाइपोटेंसिस पे जाएंगे। उसके अलावा जो है होम्योपैथिक सबसे पहले जो है ना हमारे जो है माइंड पे जो अफेक्ट करती है, हमारी सोच को, हमारी फीलिंग्स को जो है वो बेहतर करती है, और सबसे पहले जो पेशेंट है उनमें चेंज महसूस करता है। सेकेंडरी जो उनसे फिर आस्ता उसको जो फिज़िकल चेंजेस जो है बॉडी में फ़ील होंगे। इसके अलावा जो दूसरी अहम चीज़ है जो आपसे मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि होम्योपैथी जो है क्योरिंग प्रोसेस शुरू करती है मेडिसिन, तो जिस सीक्वेंस में अलामात जो है वो आ रही होती है ना, यानी क्योंकि जब कोई भी ख़राबी पैदा होती है तो वो सबसे पहले जो ना हमारे इंटरनल सिस्टम में होती है, और अंदरूनी जो है ना तब्दीलियाँ आती हैं, और जब उसके साथ जो है हमारी बॉडी पे आती हैं तो फिर यानी सबसे पहले हमारी जो है ना क्योरिंग पावर मुतासिर होगी, जो एक कंटिन्यूसली ना हमारे जरासीमों के खिलाफ कंटिन्यूसली रिएक्ट कर रही होती है और उनको रेजिस्ट कर रही होती है और रोक के रखा होता है। वरना जरासीम तो हर वक्त हम जरासीमों में रहते हैं, हवा में मौजूद हैं, हमारी मुख्तलिफ उटेंसिल्स पे, चीज़ों पे, कपड़ों पे मौजूद रहती हैं, लेकिन हम इसलिए बीमार नहीं होते कि हमारी बॉडी उनको रेजिस्ट करने की कंडीशन में होती है। तो हम जब बीमार होते हैं उसका सबब भी ये बनता है कि जो हमारी वाइटल फोर्स या क्योरिंग पावर है वो उनके अगेंस्ट ना बैक्टीरिया के या वायरसेस के या मौसमी असरात जो है रेजिस्ट करना छोड़ देती है। जैसे अब मुख्तलिफ ये विटामिन सी कह लें या विटामिन की डेफिशिएंसी जो है ना, ख़ास तौर पे ये हमारी सेल मेम्ब्रेन जो है ना उनको रप्चर कर देती है, जिसकी वजह से वही जरासीम जो पहले भी हमारी बॉडी के अंदर भी थे और बाहर भी थे, इवन क्या बिलीव करें कि लेटेस्ट मेडिकल रिसर्चेस को अगर हम पढ़ें तो हमारी बॉडी में इतने हमारे अपने बॉडी के सेल्स नहीं हैं जितने के जरा बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, लेकिन हमारी बॉडी रेजिस्ट कर रही होती है। तो खैर जब वायरस या बैक्टीरिया हम पे अफेक्ट ही तब करते हैं कि जब हमारी जो है ना क्योरिंग पावर रेजिस्ट करना छोड़ देती है और हमारी बॉडी में ना उन बैक्टीरियाज के ना जो है हमला करने के लिए साजगार माहौल जो है वो अवेलेबल हो जाता है। तो खैर एक अमेरिकन होम्योपैथ हैं डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन, उन्होंने एक लॉ इंट्रोड्यूस करवाया होम्योपैथिक मेडिसिन के ना जो है एक्शन के प्रोसीजर के हवाले से। उसको सर कॉन्स्टेंटाइन हेरिंग उनका नाम था, तो उसको हम कहते हैं हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर। हेरिंग्स लॉ ऑफ क्योर की अगर हम बात की जाए तो ये भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन करती है होम्योपैथी को, और उसके मुताबिक जो होम्योपैथी है ना वो सबसे पहले जो है ना हमारे जो है मेजर जो ऑर्गन्स हैं, जैसे माइंड पे सबसे पहले उसके चेंजेस नज़र आएंगे, पेशेंट जो है उसकी नफ्सियात उसमें चेंजेस नज़र आएंगे, उसके बिहेवियर में, उसके एटीट्यूड में, उसकी सोच में। उसके बाद जो है ना जो मेजर ऑर्गन्स हैं जैसे हार्ट है, जैसे लीवर है, जैसे किडनीज़ हैं, और जो हमारे बॉडी सिस्टम्स हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं यूटीआई है, जैसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जैसे हम कह सकते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये इनमें हमें चेंजेस नज़र आएंगी। और थर्ड वन जो है ना फिर वो माइनर की तरफ जो है लेसर ऑर्गन्स की तरफ जाएगा। और थर्ड वन जो होम्योपैथी का वे ऑफ एक्शन है वो ये है कि बीमारी जिस स्टेजेस में जैसे आती है ना 1 2 3 जिस तरह, तो जैसे एक रिवर्स ऑर्डर होता है ना, रिवर्स ऑर्डर में बीमारी की वापसी की राह लेती है। यानी जो अलामात सबसे आखिर में पैदा होंगी या जो मोस्ट रिसेंट होंगी ना वो सबसे पहले वापस होंगी, ख़त्म होंगी, और आहिस्ता आहिस्ता जो उससे फिर पहले वाली और फिर उससे पहले वाली और सबसे लास्ट में सबसे इनिशियल जो सिम्टम्स होते हैं ना पेशेंट में वो ख़त्म होते हैं। लिहाजा ख़ास तौर पे ना एक अच्छा होम्योपैथ जो है वो अपने पेशेंट को ये चीज़ लाजमी बताते हैं, क्रॉनिक पेशेंट को, कि ख़ास तौर पे जिनकी बीमारी जो है बहुत पुरानी हो या कुछ माह या कुछ सालों से जो बीमारी का शिकार हो, तो जब उनका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उनको ये चीज़ लाजमी बतानी चाहिए भी, और एथिक्स में भी है कि पेशेंट को कि अगर आपकी मौजूदा अलामात ख़त्म हो रही हैं और आप बेहतरी फ़ील कर रहे हैं तो एकदम जो है ना आप ये फील करेंगे कि आपकी पुरानी अलामात जो थी इससे पहले वो वापस आना शुरू हो रही हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, ये आपकी क्योरिंग प्रोसेस हो रही है और जो है ना आप जो है वो बेहतरी की तरफ अब जा रहे हैं।
बाज़ औक़ात जो है वो कोई पेशेंट को इस चीज़ों का इल्म नहीं होता, तो वो यही समझता है कि शायद मेरी जो अभी ये कोई अलामात तो जी ख़त्म हो गई हैं, लेकिन पिछली अलामात वापस आ गई हैं। अच्छा, अब एक जो आखिरी बात जो मैं मतलब आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा, एक होम्योपैथिक डॉक्टर को क्या मेडिसिन सजेस्ट करने के लिए जो लैब इन्वेस्टिगेशंस हैं उनकी भी लाजमी ज़रूरत है। तो इसका जवाब ये है कि अगर हम होम्योपैथी फ़िलॉसफी और सिम्पटम्स पे चलें और होम्योपैथी फ़िलॉसफी के मुताबिक पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री लें, उसकी अलामात को, सिम्पटम्स को नोट करके मेडिसिन प्रेस्क्राइब करने के लिए हमें पैथोलॉजिकल जो है ना रिपोर्ट्स वगैरह की या डायग्नोसिस की जो है ना उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनका करवा लेना इसलिए बेहतर है कि जो पेशेंट की एक तो उससे पेशेंट की तसल्ली हो जाती है, वो अपनी एलएफटीज़ देख लेता है, अपनी जो है वो जो है यूरिन फंक्शन टेस्ट देख लेता है, और उसके अलावा जो दीगर उसकी आप कह लें अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, उसकी कह लें आप ईसीजी है, उसकी एकोग्राफी है। जब इन रिपोर्ट्स को अगर हम इलाज शुरू कराने से पहले अगर हम पेशेंट को रिपोर्ट्स ले लें, ट्रीटमेंट के बाद अगर एक हम उसको शेयर कर दें, तो उस हवाले से जो है ना सिर्फ उसकी अपनी तसल्ली हो जाएगी, बल्कि एक अल्ट्रासाउंड या इन लैब इन्वेस्टिगेशन से एक फ़ायदा ये भी हो जाता है कि डॉक्टर जो है ना वो दवाई की पोटेंसी कैसे चूज़ करनी है या उसको किस फ्रीक्वेंसी से यूज़ करवाना है, उसको भी जो है ना वो इस हवाले से हेल्पफुल रहती है। दूसरी एक और बहुत अहम बात ये है कि होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में ना एक आमतौर पर तासुर ये है कि लोग इसको कंपेयर करते हैं एलोपैथिक मेडिसिन क्वांटिटी या मटेरियल डोजेस को ना कंसीडर करते हुए ये फील करते हैं कि अगर हम इसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो जहाँ तक इसकी जो है पोटेंसीज़ के ताल्लुक है, तो उससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसके 2 ड्रॉप्स लें, 4 लें या 5 लें। अलबत्ता जो मदर टिंचर हैं वो क्योंकि एक कह सकते हैं हम कि मटेरियल डोजेज़ होती हैं, उनमें जो है वो मेडिसिन जो है क्रूड कहते सब्सटेंस जो है वो अवेलेबल होता है, लिहाजा उसको यूज़ करते हुए लाजमी एहतियात करनी चाहिए, और उसकी डोज की जो क्वांटिटी है ना वो मैटर करती है। अलबत्ता अगर आप इसको पोटेंसीज़ में यूज़ कर रहे हैं, वो चाहे 30 सी है या कह लें 200 है या 1 एम है, 10 एम है, CM है, तो उसमें जो है ना क्वांटिटी नहीं कंसीडर करती। अलबत्ता ड्यूरेशन जो है वो लाजमी इस पे जो है अफेक्ट करता है कि आप 2 डोजेज़ के दरमियान कितना फ़ासला रख रहे हैं, डोजेज़ को किस टाइम पे ले रहे हैं। मेरा ख़्याल है आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो इस ज़रूर लाइक करिएगा और दोस्तों से शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो भी आप तक जो है आसानी से पहुँच सकें। अपनी राय से कमेंट्स में ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।